वेलकम टू हृदय IAS। दिस इज RK झा, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में ऐसी पढ़ाई करेंगे कि मिस्ट्री बन जाए। हिस्ट्री क्या है? एक मिस्ट्री है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिविल सर्विस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में है कि अगर आप हिस्ट्री की नॉलेज नहीं रखते हो तो आप लाइफ में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री में क्या दिखाया जाता है कि हमारा जो पास्ट था वो कैसा था। अगर आपने पास्ट को जान लिया तो फिर आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है? टू क्रिएट फ्यूचर। तो सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। और खास करके सिविल सर्विस में अगर आपने हिस्ट्री को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर तो हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको कंसेप्ट बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो फिर तो फैक्ट्स तो अपने आप याद हो जाते हैं। क्योंकि सिविल सर्विस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर कोई घटना घटी है तो फिर वो क्यों घटी, ऐसी क्या परिस्थिति आई कि वह युद्ध हुआ या समझौता हुआ या शासक ने कोई किसी प्रकार की जो पॉलिसी अपनाई, आखिर उसके वजह क्या थी। हर चीज़ का कारण है। तो अगर आपने कारण को समझ लिया तो हिस्ट्री की सारी चीज़ें आपको बिना याद किए याद हो जाएगी। याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। तो आपको हिस्ट्री को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। जैसे हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बिल्कुल शुरू से ही कि ये हिस्ट्री वर्ड जो है, द टर्म ऑफ हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास आखिर आया कहां से? आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि इति और हास। इति मीन्स बीती, हास मीन्स कहानी। यानी जो कहानी बीत चुकी है उसको इतिहास में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इतिहास में सारी घटनाओं को शामिल नहीं किया जाता है। सिर्फ उन्हीं बातों को इतिहास में शामिल किया जाता है जिसने समाज को एक नई दशा और दिशा दोनों प्रदान किया। क्योंकि इतिहास की घटनाओं को ही समझकर वर्तमान में उन चीज़ों की समीक्षा की जाती है, एनालिसिस किया जाता है और फिर फ्यूचर के ताने बाने बुने जाते हैं। तो इसलिए इतिहास में बेसिकली बीती हुई कहानी तो होती है, लेकिन सारी कहानियां नहीं, बल्कि वैसी कहानियां, वैसे इंसिडेंट जिसने समाज को एक दशा और दिशा प्रदान किया, एक रास्ता दिखाया। इसलिए इतिहास में अच्छी बातों को भी डिस्कस किया जाता है। और किसी शासक ने अगर अपने शासनकाल में कोई कठोर नीति भी अपनाई, जैसे हिटलर की कहानी को भी इतिहास में पढ़ा जाता है, वो भी हमें एक दिशा दिखाता है। वो घटना भी एक तरह से पढ़ना आवश्यक हो जाता है मनुष्य के लिए। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों परिस्थितियों से गुजरता है। उसके क्या परिणाम होते हैं ये हमें इतिहास में देखने को मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि हिस्ट्री एक इंग्लिश वर्ड है। इट इज द इंग्लिश वर्ड, बट दिस वर्ड इज originated from a Greek word, and this word is historia. Historia. What is the meaning of historia? हिस्टोरिया जो एक यूनानी शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? हिस्टोरिया मीन्स द नॉलेज which is gained by, या which is, आप याद रखेंगे कि द नॉलेज विच इज
achieved by inquiry and investigation. इतिहास का जो शब्द निकला है वो यूनान के एक शब्द हिस्टोरिया से निकला है, जो कि हिस्टोरिया शब्द जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग याद रखेंगे कि हिस्टोरिया शब्द का मतलब कि वह ज्ञान जो पूछताछ तथा जांच पड़ताल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जांच पड़ताल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आपको याद रखनी है कि इतिहास की प्रत्येक घटना हमें नॉलेज देती है, हमें ज्ञान देता है, लेकिन इतिहास में कोई काल्पनिक बातें नहीं होती हैं। इमेजिन नहीं किया जाता है कि काल्पनिक कल्पना सोच लिया, उसको इतिहास की घटना मान लिया, नहीं। हिस्ट्री में वो घटना तभी ऑथेंटिक मानी जाएगी जब उसके दोनों सोर्स मौजूद हो, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी साहित्यिक स्रोत भी होनी चाहिए और फिर पुरातात्विक स्रोत भी होने चाहिए। अगर पुरातात्विक स्रोत है और कोई लिखित हमें कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो भी इतिहास की घटना ही मानी जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ इस पृथ्वी पर पाई गई एक्सकेवेशन के द्वारा, खुदाई के द्वारा, चाहे वो ज़मीन पर मिले या ज़मीन के नीचे से उसे निकाला गया अवशेष के रूप में, तो वो किसी न किसी समय में वो घटना घटित हुई होगी, उन वस्तुओं का प्रयोग हुआ होगा, ये हमें जानकारी हो जाती है। लेकिन अगर पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ अगर साहित्यिक स्रोत भी मौजूद हो, इट मीन्स कि अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हो और लिटरेरी सोर्स भी हो, तो फिर इतिहास की वो जो घटना होगी वो बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाएगी। तो इतिहास में दोनों चीज़ों को लिया जाता है। इतिहास के दो स्रोत हैं, कौन कौन? एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक, लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो दोनों ही सोर्स होनी चाहिए इतिहास के लिए। तो हम लोग याद रखेंगे कि जांच पड़ताल और पूछताछ ये कैसे होगा। तो अगर कोई चीज़ ऐसी मिली जो कि जमीन के नीचे खुदाई से प्राप्त हुई, एक्सकवेट करके निकाले गए, और फिर उन चीज़ों के बारे में पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा उसके उम्र की गणना की जाती है और तब फिर उसकी विशेषता की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार एक वैसा ज्ञान, एक वैसी नॉलेज जिसे कि अचीव किया जाता है इंक्वायरी के द्वारा और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, उसी को कहते हैं हिस्टोरिया। तो हमने क्या देखा कि इतिहास यानी हिस्ट्री, ये तो इंग्लिश शब्द है, बट दिस वर्ड इज originated from a Greek word that is historia, and historia means the knowledge which is achieved by inquiry and investigation, isn't it? बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि एक बात तो ये पक्की हो गई कि हिस्ट्री की शुरुआत हुई है यूनान से, ग्रीस से हुई है। और आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है। हु वाज हेरोडोटस? हेरोडोटस वाज अ ग्रीक ज्योग्राफर। हेरोडोटस यूनान के एक महान भूगोलवेत्ता थे। ये ध्यान रखेंगे आप, हिस्ट्री पहले शुरू नहीं हुई है। पहले सब्जेक्ट के रूप में लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले अर्थ, पहले पृथ्वी होगी तभी तो उस पर जीव जंतु आएंगे।
तभी तो फिर उसकी कहानी बनेगी। तो जितने भी प्राचीन काल के विद्वान थे वो सारे के सारे पहले भूगोलवेत्ता थे, ज्योग्राफर थे। उसी प्रकार यहां पर हम लोग याद रखेंगे कि हेरोडोटस, हम लोग याद रखेंगे कि हेरोडोटस was a Greek geographer and scholar हेरोडोटस एक महान भूगोलवेत्ता, यूनान के भूगोलवेत्ता थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। इन्होंने ही सबसे पहली बार एक बुक लिखी और वो बुक कौन सी थी? हिस्ट्रीज। ही रोट ए वेरी फेमस बुक दैट इज नोन एज हिस्ट्रीज। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस बुक का नाम क्या था? हिस्ट्रीज में उन्होंने एक युद्ध का वर्णन किया है और वो युद्ध जो था उसे कहा जाता है ग्रीको पर्शियन वॉर। इट इज द बुक अबाउट द ग्रीको पर्शियन वॉर, यानी यूनान और फारस के बीच एक लड़ाई हुई थी। उसी युद्ध का वर्णन इस बुक में हेरोडोटस ने किया है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि हिस्ट्री में जो घटनाएं होती हैं वो सीक्वेंस में होती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, क्रमवार होती है। ये नहीं कि जब मन तब उस घटनाओं को लिख दिया गया। इतिहास की पुस्तकों में एक सबसे बड़ी बात क्या है कि घटनाओं को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से, क्रमवार, बिल्कुल ही सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो पहली बार किसी बुक में पास्ट की घटनाओं को, पास्ट के इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया, सीक्वेंस में लिखा गया। और वो बुक कौन सी थी? हिस्ट्रीज। दिस बुक वॉज कंपोज्ड बाय हेरोडोटस who was a Greek geographer and scholar. So Herodotus was called father of history. Herodotus was called father of history by a रोमन स्कॉलर सिसरो। देखो, हेरोडोटस ने खुद ही अपने आप को इतिहास का पिता नहीं कहा। अगर खुद ही कोई मुंह मियां मिट्ठू बन जाए तो फिर उसका ज्यादा महत्व होता नहीं है। आपके गुणों के बारे में कोई महान व्यक्ति अगर कुछ कहता है तब आप गुणी कहलाएंगे, तब आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता, आपकी पोटेंशियलिटी झलकेगी। तो सिसरो जो कि खुद रोम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, इन्होंने ही फर्स्ट सेंचुरी में हेरोडोटस को क्या कहा? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। तो आपको याद रखनी है कि हेरोडोटस यूनान के विद्वान भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने एक ऐसी बुक लिखी जिसमें कि यूनान और फारस के बीच जो लड़ाई हुई उसको उन्होंने क्रमवार लिखा, सिलसिलेवार ढंग से लिखा। और इसीलिए उनकी जो बुक थी हिस्ट्रीज, ये इतिहास की दुनिया में सबसे पहली बुक मानी गई। और इसी बुक को लिखने के कारण सिसरो ने, जो रोम के बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने उन्हें क्या कहा? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आपने क्या सीखा कि हिस्ट्री की ओरिजिन यूनान से
होती है। और हिस्टोरिया शब्द भी एक यूनानी शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि वह ज्ञान जो कि जांच पड़ताल और पूछताछ के द्वारा प्राप्त किया जाता हो। तो देखो, जांच पड़ताल और पूछताछ कैसे हो सकता है? जब कहीं पर कुछ लिखा हुआ मिले और फिर उसी से संबंधित अगर कहीं पर कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मिल जाए तो फिर वो घटना बिल्कुल ही सत्य मानी जाएगी। तो इतिहास में कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं होती हैं। इतिहास में सारी बातें किसी न किसी सोर्स के बाद प्राप्त की जाती है और तब उसे इतिहास में स्थान दिया जाता है। तो इतिहास अगर आप पढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि पास्ट को जानने पर प्रेजेंट अच्छा होता है और प्रेजेंट अगर अच्छा हो गया तो फिर आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। बात समझ में आ गई? और हम लोग अब आगे इसमें जानेंगे कि हिस्ट्री हर देश के होते हैं, हर देश का अपना अपना इतिहास होता है। उसी तरह इंडिया का भी हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री सबसे पहली बार किसने लिखी होगी? अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा गया है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज, आपने नाम सुना होगा। मेगास्थनीज कौन था? हु वॉज मेगास्थनीज? मेगास्थनीज was a Greek ambassador. Megasthenes was a Greek ambassador. Megasthenes यूनान का एक राजदूत था, यानी यूनानी राजदूत। इंडिया में पहली बार अगर कोई एम्बेसडर आया तो वो कौन था? मेगास्थनीज। So we can say that Megasthenes was the first ambassador to come to India. मेगास्थनीज भारत आने वाला सबसे पहला राजदूत था। कहां से आया था ये? तो यूनान से, ग्रीक एम्बेसडर था ये। और जब ये यहां पर आया तो इसने इंडिया में जो जो चीजें देखी, लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, लोगों की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, लोगों की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, लोगों की कल्चरल लाइफ कैसी थी, ये ध्यान रखेंगे कि मानव की 4 अवस्थाएं होती हैं। देयर आर 4 फेजेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग। 4 फेजेस कौन कौन? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था और सांस्कृतिक अवस्था। इतिहास की पुस्तकों में मानव के पास्ट की ये 4 अवस्थाओं का वर्णन होना चाहिए। अगर किसी बुक में सिर्फ सोशल लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग लिख दिया गया कि मानव के सिर्फ सामाजिक जीवन जो अतीत में घटित हुई है, अगर वो लिख दिया गया, दैट इज नॉट कॉल्ड परफेक्ट हिस्ट्री। उसे परफेक्ट इतिहास नहीं कहेंगे। इतिहास उसी को कहा जाएगा जिसमें मानव के चारों अवस्थाओं का वर्णन किया गया हो। तो 4 अवस्था कौन कौन? सबसे पहला सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। इन चारों अवस्थाओं को जिस बुक से हमें जानकारी मिलती है उसी को इतिहास कहेंगे। तो मेगास्थनीज ने यहां पर आने के बाद भारत के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक को कहा गया इंडिका। अब इंडिका बुक को लिखने के कारण ही मेगास्थनीज को इतिहासकारों ने क्या कहा? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसलिए हम लोग यहां पर नोट करेंगे
कि मेगास्थनीज इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा गया, जनक कहा गया। मेगास्थनीज ने इंडिया में जो आने का काम किया वो किसके समय में किया? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज इंडिया आया था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसलिए हम लोग इसे भी नोट करेंगे कि मेगास्थनीज केम टू इंडिया, मेगास्थनीज केम टू इंडिया at the court of चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज भारत आता है किसके टाइम में? तो उसमें इंडिया में शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब यहां पर शासन कर रहा होता है तो उस समय मेगास्थनीज यहां पर पहुंचता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो रहा था वो कब से कब तक रहा था? तो शुरुआत इसकी होती है शासनकाल जब इसने धनानंद की हत्या की। आफ्टर किलिंग ऑफ धनानंद, द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, धनानंद वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 322 BC and thus he started to rule over India. So from 322 BC to 298 BC, this period was the ruling period of चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। इसी के दरबार में मेगास्थनीज पहुंचता है। लगभग आप कह सकते हैं यहां पर यह पहुंचने का काम करता है 303 BC में। 303 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव बनकर, किसका प्रतिनिधि बनकर आता है? उस शासक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। आपने नाम सुना होगा। सेल्यूकस निकेटर वही जो कि अलेक्जेंडर का जनरल हुआ करता था, सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया था 326 BC में, तो उस समय सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के साथ आता है, सेनापति के रूप में आता है। बट 323 BC में जब अलेक्जेंडर यहां से वापस जाने लगता है इंडिया से कुछ क्षेत्रों को कैप्चर करने के बाद, तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, ईरान, अफगानिस्तान एंड द एरिया ऑफ पाकिस्तान, some part of area of Pakistan were started rule under Seleucus Nicator। तो सेल्यूकस निकेटर बन गया उत्तराधिकारी किसका? तो अलेक्जेंडर का, सिकंदर का। तो हम लोग इसमें याद रखेंगे जब इधर चंद्रगुप्त मौर्य भारत का शासक बना था पाटलिपुत्र की तरफ, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र थे उधर शासन कर रहा था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर शासन कर रहा था। अब सेल्यूकस निकेटर क्या चाहता था कि वो पाटलिपुत्र को भी कैप्चर कर ले। इसलिए सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य 25 साल का युवक, बहुत ही बहादुर, जिसके गुरु चाणक्य रहे हों, उसे कौन हरा सकता है? एक मामूली सा बालक, लेकिन गुरु कृपा चाणक्य के कारण वो 25 साल का युवक हिंदुस्तान का सम्राट बनता है। बहुत ही बहादुर शासक। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 BC टू 303 BC में एक युद्ध में पराजित किया। एंड दैट वॉर इज नोन एज
सेल्यूसाइड, सेल्यूसाइड मौर्यन, सेल्यूसाइड मौर्यन वॉर, यानी सेल्यूसाइड मौर्यन वॉर जो 305 ईसा पूर्व से लेकर 303 ईसा पूर्व के बीच होती है। दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रगुप्त मौर्य। कहां पार पाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर बहुत ही बुरी तरह से हार गया। आपको मालूम है कि जब शासक हार जाता है तो फिर उसे समझौता करनी पड़ती है, ट्रीटी करनी पड़ती है, दोस्ती करनी पड़ती है। तो दोस्ती करवाने के लिए कोई मैसेंजर तो भेजना पड़ेगा, और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्ती करने के लिए अपना एक मैसेंजर भेजा, और उसी मैसेंजर का नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में अगर ये आपसे पूछा जाता है कि हु वाज मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज वाज द रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर हु केम टू इंडिया एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। क्या पैगाम लेकर आया? दोस्ती का पैगाम। चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्ती का पैगाम लेकर उनके पास पहुंचता है कि आप हमसे दोस्ती कर लें, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर हार चुका था। और हमारे इंडिया में ये परंपरा रही है कि चाहे दुश्मन का दूत हो या मित्र का दूत हो, अतिथि देवो भव। हमारे उपनिषद में क्या लिखा गया है? अतिथि देवता के समान है। चंद्रगुप्त मौर्य ने खूब स्वागत सत्कार किया। किसका? मेगास्थनीज का। और मेगास्थनीज यहां पर कुछ सालों तक रुका रहा इंडिया में। उसने अपना एक अकाउंट तैयार किया और इंडिया के लोगों को उसने देखा, और देखने के बाद उसने जो बुक लिखी उस बुक का नाम था इंडिका। द बुक विच इज रिटन बाय मेगास्थनीज दैट इज नोन एज इंडिका। जो पुस्तक मेगास्थनीज ने तैयार किया उस बुक का नाम था इंडिका। इट इज फर्स्ट बुक विच इज मेंशन्ड अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें भारत के लोगों की सामाजिक, फिर राजनीतिक, फिर आर्थिक और फिर सांस्कृतिक जीवन का उल्लेख किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इतिहास की बुक में मनुष्य के अतीत की चारों अवस्थाओं की जानकारी होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग के पास्ट की 4 फेजेस की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ एक फेज की जानकारी अगर कोई बुक दे रही है, दैट इज नॉट कॉल्ड द परफेक्ट हिस्ट्री, दैट कैन बी कॉल्ड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री ओनली। उसे सिर्फ इतिहास का स्रोत मानेंगे हम, उसे इतिहास की पुस्तक नहीं मानी जाएगी। सो इंडिका इज द फर्स्ट बुक which is mentioned about the past phase of human being, social, political and economic and then cultural। इंडिका एक ऐसी पहली पुस्तक है जिसमें भारत के लोगों के चारों चरणों का वर्णन किया गया है। 4 चरण कौन कौन? तो सामाजिक, भारत के लोगों का समाज उसमें कैसा था, सामाजिक, फिर राजनीतिक, फिर आर्थिक और फिर सांस्कृतिक। इस प्रकार ये चारों अवस्थाओं की जानकारी हमें इंडिका बुक से मिलती है, और इंडिका बुक से ही हमें भारत के इतिहास की पहली बार जानकारी मिलती है। सो मेगास्थनीज इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसलिए मेगास्थनीज को क्या कहा जाएगा? ये भारतीय इतिहास का पिता। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें हम लोग इसमें याद रखेंगे कि अब देखो इसमें हुआ क्या कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से दोस्ती तो कर ली, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को की बहादुरी से वो इतना ज्यादा प्रभावित था सेल्यूकस निकेटर
कि अभी भी वो डरा हुआ था। दोस्ती तो हो गई, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से उन्होंने एक और बहुत ही प्रगाढ़ संबंध बनाया। तो सबसे महत्वपूर्ण संबंध क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने अपना दामाद बना लिया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी, इसकी बेटी का नाम हेलन और कॉर्नेलिया, दोनों नाम मिलता है, हेलन और कॉर्नेलिया। शी वॉज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। हेलन या कॉर्नेलिया जो इसकी बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की, ये अपने पिता को ही दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा मानती थी। अब सोचो, जो अलेक्जेंडर, जिसको कि वर्ल्ड कंकोरर कहा गया, विश्व विजेता, सिकंदर को युद्ध को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती थी? सेल्यूकस निकेटर की। तो हेलन या कॉर्नेलिया जो थी, ये अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर मानती थी। उसे लगता था कि हमारे पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई योद्धा है ही नहीं। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसके मन में जो गलतफहमी थी कि सेल्यूकस निकेटर यानी मेरे पिता ही पूरी दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा है, ये गलतफहमी इसकी खत्म हो गई। और इसे लगा कि अरे, मेरे पिता को तो हराने वाला एक 25 साल का युवक है। और कहा जाता है कि हेलन या कॉर्नेलिया को चंद्रगुप्त मौर्य से प्यार हो गया और उसने अपने पिता से कहा कि मेरी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कराओ। शायद सेल्यूकस निकेटर भी पहले से यही सोच रहा था, क्योंकि वो एक बार हार चुका था, अब वो दोबारा हारना नहीं चाहता था। तो इसलिए सेल्यूकस निकेटर की बेटी की इच्छा के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से। और इस प्रकार इंडिया में पहली बार कोई विदेशी बहू आती है, उसका नाम था हेलन और कॉर्नेलिया। उसी का नाम, हेलन या कॉर्नेलिया, उसी का नाम। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक बना इंडिया का जो कि फर्स्ट इंटरनेशनल रूलर कहा गया। ना सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इंडिया में था, बल्कि ईरान के बॉर्डर तक, उधर बंगाल से लेकर ईरान के बॉर्डर तक, हिमालय से लेकर कर्नाटका तक, साउथ इंडिया तक शासन था। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु रूल्ड ओवर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शासक भारत का, फर्स्ट इंटरनेशनल रूलर ऑफ इंडिया। तो आपने क्या देखा कि मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा गया। बेशक वो इंडियन नहीं था, बट उसने भारत के इतिहास को पहली बार लिखा। तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे आप कि किस स्थिति में वो यहां पर आता है और क्यों वो इंडिका बुक लिखता है। एक्चुअली कोई भी राजदूत अगर किसी दूसरे देश में जाता है तो उस देश के लोगों के बारे में वो एक अकाउंट तैयार करता है, क्योंकि ये अकाउंट उसे अपने देश में जिसने उसे भेजा है उसे देना पड़ता है, जिससे कि वो कंपेयर करता है कि उस देश में अच्छी बात क्या है और हमारे देश में क्या है। एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग बात याद रखेंगे आप कि जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलन या कॉर्नेलिया की शादी किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से एक और मांग की। क्या मांग की? सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि वो जो आपके सेना में बहुत विशाल विशाल जानवर है, काला काला जानवर जिसके नाक के पास सूंड सा निकला हुआ है, वो भी अगर कुछ दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य जो युद्ध को जीता, जानते हो क्यों जीता? हाथी वाला सैनिक इसके पास था। दुनिया में हाथी वाला सैनिक और किसी के पास था ही नहीं। वाई मगधा वॉज वेरी पावरफुल दैट टाइम। रीजन यही था कि हाथी वाला सैनिक और किसी के पास उस समय दुनिया में था ही नहीं।
और हाथी वाला सैनिक एक ऐसा सैनिक होता है, हाथी का सेना एक ऐसा सेना होता है कि उस पर जो सवार होकर के सेना का जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो तो दुश्मन को मार रहा है, हाथी भी सूंड से मार रहा है, पैर से कुचल रहा है, और हाथी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि हाथी की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, बहुत मोटी होती है। उस पर अगर तलवार से भी मारा जाए तो तलवार का धार खत्म हो जाएगा, भाला से मारा जाए तो भाला का जो पॉइंट है वो भी मुड़ सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग स्किन होता है किसका? हाथी का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की मांग पर एक हाथी नहीं बल्कि 500 हाथी उसको दान में दे दिया, और इसके बदले में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों को उसने अपने अधिकार में ले लिया। तो इस प्रकार ये इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये सारी बातें आप लोगों को मैं डिटेल में इसी प्रकार बताता रहूँगा, और आप लोग हृदय IAS जो कि एक उभरता हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए जाना जाता है, सफलता की गारंटी यहाँ पर आपको दी जाएगी अगर आप यहाँ पर जो डायरेक्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं। तो आप अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करें, और ऐसे ही मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इंटरेस्टिंग वे में इतिहास की घटनाओं को आपको समझाऊंगा, और आप लोग इसी प्रकार समझते रहें और एंजॉय करते रहें। पढ़ाई कोई बोरिंग चीज़ नहीं होती है, पढ़ाई एक इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंटरेस्ट तब आता है जब आप हर चीज़ को समझ लेते हैं, और ये समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हृदय IAS से जुड़ें और पूरा का पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।